हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है। अब हमारा अगला टॉपिक है नेशनल पार्टी। डेमोक्रेसी जो है वो फेडरल सिस्टम फॉलो करती है पूरी दुनिया में, और उनके पास जो है एक तरह से दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। वो पार्टीज जो खाली एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती है, या वो पार्टीज जो बहुत सारे और सारे यूनिट्स में प्रेजेंट होती है फेडरेशन। यही केस इंडिया में भी कुछ ऐसी कंट्री वाइड पार्टीज हैं जिनको हम कहते हैं नेशनल पार्टी। इन पार्टीज के यूनिट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ये सारे यूनिट्स जो हैं वो सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो कि डिसाइड होती है नेशनल लेवल पे। हर पार्टी जो कंट्री के अंदर है उसको रजिस्टर कराना होता है इलेक्शन कमीशन के साथ। जहां कमीशन जो है सारी पार्टीज को बराबर ट्रीट करता है, वही वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है जो बड़ी और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है उनको। इन पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। खाली ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो उस पार्टी के हैं वही जो है इलेक्शन सिंबल यूज कर सकते हैं। पार्टीज जिनको ये प्रिविलेज मिलता है या कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, इनको पहचान मिलती है इलेक्शन कमीशन से इस पर्पस के लिए। इसीलिए इन पार्टीज को कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन जो है कुछ डिटेल्ड क्राइटेरिया जो है कि कितने प्रपोर्शन जो वोट्स के होंगे या सीट्स होंगे एक पार्टी को मिलने चाहिए ताकि वो जो है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बना सके। पार्टी अगर सिक्योर करती है 6% टोटल वोट्स के इलेक्शन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के, और 2 सीट्स एटलीस्ट विन करती है, तो उसको जो है स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। एक पार्टी जो एटलीस्ट 6% जो टोटल वोट्स हैं लोकसभा में इलेक्शंस में उनको सिक्योर करती है, और असेंबली इलेक्शंस में 4 सीट्स स्टेट्स के अंदर और एटलीस्ट 4 सीट्स जीतती है तो लोकसभा में, तो उसको जो है नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लासिफिकेशन के अनुसार 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है हमारे कंट्री के अंदर 2018 में। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC। इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 1998 में, एंड लीडरशिप थी ममता बनर्जी की। ये नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई 2016 में। पार्टी का सिंबल जो है वो फ्लावर और ग्रास है। सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को लेकर ये कमिटेड है। पावर में वेस्ट बंगाल के अंदर 2011 से है, और इसकी प्रेजेंस आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगी। जो जनरल इलेक्शंस हुए 2019 में उसमें इनको 4.07% वोट मिले, 22 सीट्स जीती, और फिर ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी लोकसभा के अंदर। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी BSP। ये 1984 में बनी थी, लीडरशिप थी काशीराम की। ये मेनली रिप्रेजेंट और सिक्योर पावर करती है बहुजन समाज का, जिसमें दलित, आदिवासी, OBCs और रिलीजियस माइनॉरिटीज शामिल हैं। इसको जो इंस्पिरेशन मिली वो आइडियाज और टीचिंग से मिली साहू महाराज के, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर से। ये मेनली किस लिए बनी है? ताकि इंटरेस्ट और वेलफेयर जो दलित्स का है या ऑप्रेस्ड पीपल का है उसको सिक्योर कर सके। इसका मेन बेस जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसकी सब्सटेंशियल प्रेजेंस आपको नेबरिंग स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली या पंजाब में भी देखने को मिलेगी। इसने गवर्नमेंट बनाई थी उत्तर प्रदेश में, कई बार सपोर्ट मिला अलग अलग पार्टीज का अलग अलग समय पे। लोकसभा इलेक्शंस जो हुए 2019 में इनको 3.63% वोट्स मिले और 10 सीट्स हासिल करी लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी BJP, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1980 में, जब इसको भारतीय जनसंघ के नाम की जगह भारतीय जनता पार्टी दिया गया, और इसको बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। ये चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बने। इंस्पिरेशन मिली इनको इंडिया के एशियंट कल्चर और वैल्यूज, और दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के और अंत्योदय के, उससे इनको जो है इंस्पिरेशन मिली। कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स के अंदर। पूरा टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे लोगों के लिए जो कंट्री के अंदर रहते हैं, भले किसी धर्म के हों या जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं उन पर बैन। इनका मेन जो है एक तरह से चाहते हैं ये लोग। ये मेनली सपोर्ट बेस जो है इनका बढ़ा है 1990 से। पहले नॉर्थ और वेस्ट तक सीमित थे या अर्बन एरियाज तक। अब पार्टी का जो सपोर्ट है वो पहुंच गया है साउथ तक, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में। 1998 में पावर में आए लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से NDA, जिसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज शामिल थी। सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरे 303 मेंबर्स 2019 लोकसभा इलेक्शन। आज की डेट में रूलिंग NDA गवर्नमेंट जो है सेंटर पर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI
ये फॉर्म हुई थी 1925 में। इनका जो बिलीव है वो मार्क्सिज्म और लेनिज्म में है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में। जो सेक्शनलिज्म है और कम्युनलिज्म है उनकी फोर्सेस के विरोध में है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, एक उनके लिए जरिया है जिससे जो वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं, पुअर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। पर ये काफी कमजोर पड़ गई जब पार्टी टूट गई 1964 में और नई पार्टी बन गई CPIM। इसकी आपको प्रेजेंस मिलेगी केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसका जो सपोर्ट बेस है वो काफी कम हुआ है इन सालों में। 1% से भी कम वोट्स इनको मिले और 2 सीट्स मिली 2019 लोकसभा इलेक्शंस में। एडवोकेट्स जो हैं मेनली इनको किस चीज की वकालत करती है कि सारी जितनी भी लेफ्ट पार्टीज हैं वो एक साथ आ जाएं ताकि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाया जाए। दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। इसको एक तरह से बनाया गया था 1964 में। इनकी भी जो बिलीफ है मार्क्सिज्म लेनिज्म में है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का विरोध करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मंजूर हैं एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन्स के तौर पे ताकि ऑब्जेक्टिव जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया के अंदर है उसको सिक्योर किया जा सके। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनका अंदर वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में और खास तौर से जो गरीब फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स या जो इंटेलिजेंशिया है उन सब में इनका जो है काफी सपोर्ट है उन लोगों का इनके प्रति। ये काफी आलोचनात्मक है जो नई इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं जिससे फ्री फ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का या गुड्स का कंट्री के अंदर। पावर में थे वेस्ट बंगाल में बिना ब्रेक के 34 इयर्स तक। फिर 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें इनको 1.75% वोट मिले और सिर्फ 3 सीट्स मिली। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की। 1885 में फाउंड हुई थी और कई बार टूट चुकी है। इसका बहुत ही डोमिनेंट रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल और स्टेट लेवल पे कई दशकों तक इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद। लीडरशिप जब थी जवाहरलाल नेहरू की तो पार्टी ने सोचा कि एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में बनाया जाए। रूलिंग पार्टी ये सेंटर पे रही 1977 तक और फिर 1980 से 1989 तक। 1989 के बाद इसका सपोर्ट कम होना शुरू हो गया पर तब भी पूरी कंट्री में इसकी प्रेजेंस थी सोशल डिविजन्स एक तरह से क्रॉस करके। जो सेंट्रिस्ट पार्टी होती है कि ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, इसका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है मतलब इसकी जो विचारधारा है वो एक तरह से सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पे है। पार्टी जो है किसको ज्यादा फेवर करती है, सेकुलरिज्म को और जो वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज है उनके वेलफेयर को। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सपोर्ट करती है नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पर एक ह्यूमन फेस के साथ। जो लीडर थे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के यूपीए गवर्नमेंट की 2004 से 2019 तक। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इनको 52 सीट्स मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP ये फॉर्म हुई थी 1999 में। फिर इसमें जो है मतलब कांग्रेस पार्टी में टूट हुई थी और उसके वजह से ये बनी 1999 में। ये फेवर करती है डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेकुलरिज्म को, इक्विटी को, सोशल जस्टिस को और फेडरलिज्म। चाहती है कि जो हायर ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के अंदर वो उन्हीं को दिए जाएं जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन हैं कंट्री के, उन लोगों को। मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में और बहुत ज्यादा इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है मेघालय में, मणिपुर में और असम में। कोलिशन पार्टनर जो इनके स्टेट में महाराष्ट्र के हैं, साथ ही साथ अलायंस इनकी कांग्रेस के साथ भी है। 2004 के बाद से ये मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का। अब आते हैं स्टेट पार्टीज पे। इन 7 पार्टीज के अलावा ज्यादातर जो मेजर पार्टीज हैं कंट्री की उनको क्लासिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज के तौर पर। ये जो है रीजनल पार्टीज के नाम से भी जानी जाती हैं। कहने को ये पार्टीज को रीजनल होना जरूरी नहीं है इनके आइडियोलॉजी में या इनके आउटलुक में। कुछ पार्टीज हैं जो ऑल इंडिया पार्टीज हैं और वो काफी हद तक कुछ स्टेट्स में सफल भी रही हैं। अब जैसे पार्टीज है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनकी जो है नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके यूनिट्स कई सारे स्टेट्स में भी हैं। इसी तरह से कुछ और पार्टीज हैं बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट या तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये भी जो है अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है। पिछले 3 दशकों से जो नंबर और स्ट्रेंथ है इन पार्टीज का वो काफी बढ़ा है। इससे जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो पॉलिटिकली ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स हुआ है। कोई भी एक नेशनल पार्टी जो है अब वो ऐसी नहीं है कि वो अपनी खुद की मेजॉरिटी ले सके लोकसभा के अंदर 2014 तक। नतीजा क्या हुआ, जो नेशनल पार्टीज हैं अब उनको मजबूर हो रहा है अलायंस बनाने के लिए स्टेट पार्टीज के साथ।
1996 में लगभग हर एक कोई जो स्टेट पार्टी थी उसको ये मौका मिला कि वो पार्ट बन सके किसी एक नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट का। इससे क्या हुआ, मजबूती मिली फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी की को हमारी कंट्री के अंदर। आप चाहें तो मैप भी देख सकते हैं डिटेल्स के लिए इन पार्टीज। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी तक हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत क्रूशियल हैं जो वर्किंग है डेमोक्रेसी की उसके लिए, क्योंकि पार्टीज जो है सबसे विजिबल फेस मानी जाती है डेमोक्रेसी का। इसलिए बहुत नेचुरल है कि लोग जो है ज्यादातर पार्टीज को ब्लेम करते हैं अगर कुछ भी गलत होता है डेमोक्रेसी की वर्किंग में। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है काफी स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। ये हमारी कंट्री में भी होता है। बहुत ज्यादा असंतोष और आलोचना ये फोकस करी गई है 4 प्रॉब्लम एरियाज पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जिन एरियाज में वर्क कर रही है उनके ऊपर। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही फेस करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है इन चैलेंजेस को, ताकि वो जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डेमोक्रेसी में बनी रहे। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर ये टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो जो है पावर की तरफ जो है ज्यादा केंद्रित होती हैं और जिसमें एक या दो की लीडरशिप होती है, कुछ लोगों की लीडरशिप होती है टॉप पर। पार्टी जो है वो अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखती, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं करती और ना ही इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर तौर पर करवाती है। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी के उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। उनके पास कोई मीन्स नहीं होते, कनेक्शंस नहीं होते जिनकी जो प्रभावित कर सके डिसीजंस को। नतीजा क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो ज्यादा पावर एज्यूम कर लेते हैं डिसीजंस लेने में पार्टी के नाम पर। एक या ज्यादा कुछ लीडर्स जो हैं वो खूब सारी पावर एंजॉय करते हैं पार्टी के अंदर और जो इस लीडरशिप से डिसएग्री करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टी के अंदर कंटिन्यू करना। ज्यादा लॉयल्टी पार्टी प्रिंसिपल्स को और पॉलिसीज को और पर्सनल लॉयल्टी लीडर को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चैलेंज जो इस डायनेस्टिक यानी चेंजेबल सक्सेशन का है वो काफी हद तक पहले से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स को अपनी फंक्शनिंग जो भी वो कर रही हैं। कुछ ही तरीके हैं एक ऑर्डिनरी वर्कर के लिए कि वो जो है टॉप पर पहुंच पाए पार्टी के अंदर। जो लीडर्स रह चुके हैं वो इस पोजीशन में होते हैं कि एक तरह से अनफेयर एडवांटेज देते हैं वो, या वो लोग जो है फायदा उठाते हैं, उन लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं जो उनके ज्यादा करीब होते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के। बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस हैं वो हमेशा कंट्रोल करी जाती है एक ही फैमिली के मेंबर्स के द्वारा। ये अनफेयर है और मेंबर्स के लिए उन पार्टीज में जो होते हैं। साथ ही साथ ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि लोग जो नहीं चाहते, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, वो जो है पावर जो है उसकी पोजीशन को हासिल कर लेते हैं। और ये जो टेंडेंसी कुछ मेजर्स में प्रेजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें पुरानी डेमोक्रेसीज भी शामिल है। तीसरा चैलेंज जो है वो है मनी और मसल पावर का पार्टीज में बढ़ना, खास तौर से इलेक्शंस के दौरान। कुछ पार्टीज फोकस करती हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने में और वो उसके लिए शॉर्टकट भी अपनाती हैं ताकि वो किसी तरह से इलेक्शन जीत जाएं। वो उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जिन्होंने काफी ज्यादा पैसे जो है इकट्ठे किए हैं। जो रिच लोग हैं, कंपनीज हैं जो फंड्स देती हैं इन पार्टीज को, उनका ज्यादा प्रभाव होता है पॉलिसीज पर या डिसीजंस पे पार्टी के। कुछ केसेस में पार्टीज जो है क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। जितने भी डेमोक्रेट्स हैं पूरी दुनिया में वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से जो रिच लोग हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रोल बढ़ता जा रहा है। फोर्थ चैलेंज है कि ज्यादातर जो पार्टीज हैं वो एक मीनिंगफुल चॉइस जो है नहीं ऑफर करती है वोटर्स के सामने। अगर मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करनी है तो पार्टीज को जो है थोड़ा अलग होना होगा। इधर रिसेंट ईयर्स में एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है जो विचारधारा है उसमें अलग अलग पार्टीज के अंदर, ज्यादातर पूरी दुनिया में। जैसे डिफरेंस होता है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन के अंदर है वो बहुत कम है। ज्यादातर वो लोग सहमत हैं, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उस पर सहमत हैं, पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ डिटेल्स में है कि कैसे पॉलिसीज को बनाया जाए और लागू किया जाए। हमारी कंट्री में भी जो डिफरेंसेस हैं वो सारे जो मेजर पार्टीज में हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर हैं, लेकिन वो भी कम हुए हैं। जो वाकई में अलग पॉलिसीज चाहते हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
कई बार लोग जो है इलेक्ट भी नहीं कर पाते अलग अलग लीडर्स को, क्योंकि सेम सेट जो लीडर्स के हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते। अब पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बदलना जरूरी है। क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज बदलने को तैयार हैं? अगर वो है भी तो क्यों, वो कौन सी चीज ऐसी है जो उनको रोक रही है इतने टाइम से, वो बदली क्यों नहीं? और अगर वो बदलने को तैयार नहीं है तो क्या हमें मजबूर करना होगा उन्हें बदलने के लिए? पूरे सिटीजन्स दुनिया के इस सवाल से जूझ रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है आंसर करने के लिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो उन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। लोग उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, पर और दूसरा सेट आ जाएगा पार्टी लीडर्स का। अगर हर कोई उनमें से बदलना नहीं चाहते तो हम कैसे किसी एक को मजबूर कर सकते हैं बदलने के लिए? अभी रिसेंट इधर जो कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, सजेशंस दिए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज को या उनके लीडर्स में चेंज किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया गया ताकि जो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज हैं चेंजिंग पार्टीज को, उनको रोका जा सके। ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डिफेक्शन में जो है संलग्न थे ताकि वो मिनिस्टर्स बन जाएं या कैश रिवॉर्ड्स के लिए। अब लॉ ये कहता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी ने पार्टी चेंज करी तो उसको जो है अपनी सीट लेजिस्लेचर में खोनी पड़ेगी। ये जो नई लॉ है इससे काफी मदद मिली है जो डिफेक्शन है उसे कम करने में। वहीं पर कोई भी डिसेंट जो है वो और ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है। मतलब एमएलए और एमपीज को जो है अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं उसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया है ताकि जो पैसे का और क्रिमिनल्स का प्रभाव है उसे कम किया जा सके। अब मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा है कि उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज और क्रिमिनल केसेस जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग है उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। ये जो नया सिस्टम है इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने अवेलेबल है, पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे चेक किया जा सके कि जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के द्वारा दी गई है वो सही है या नहीं। अभी भी हमें ये नहीं पता कि इससे क्या जो प्रभाव है रिच और उन क्रिमिनल्स का उसमें कोई कमी आएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जरूरी बनाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो हैं और उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है उसको भी वो बताएंगी। पार्टीज जो हैं अब उसको करना शुरू कर दिया है क्योंकि कई बार ये जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे भी होता है। ये क्लियर नहीं है कि क्या ये जो स्टेप है इससे बहुत ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस भी हैं जो दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। एक लॉ बनाना चाहिए ताकि जो इंटरनल अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनको रेगुलेट किया जा सके। कंपलसरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करें अपने खुद के मेंबर्स का, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, एक जज के तौर पर एक्ट करें अगर पार्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, ओपन इलेक्शंस करें ताकि हायर पोस्ट पर और लोग भी पहुंच सकें। बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो जो है मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स लगभग 1/3 जो है विमेन कैंडिडेट्स को दे। इसी तरह से कोटा होना चाहिए विमेन के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो है पार्टी की उसके अंदर। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। गवर्नमेंट जो है वो पार्टीज को पैसे दे ताकि वो अपने इलेक्शन के खर्चों को उठा सके। ये सपोर्ट जो है किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन ऐसे, और या कैश के फॉर्म में कि वोट्स जो कितने ज्यादा वो सिक्योर करेंगे पार्टी जिसने मतलब लास्ट इलेक्शन में कितने वोट सिक्योर किए थे उसके आधार पर उनको कैश दिया जाए। ये जो सजेशंस हैं ये अभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए। अगर ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे तो इससे शायद कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाए, पर हमें बहुत केयरफुल रहना होगा लीगल सॉल्यूशंस को लेकर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से संबंधित। ओवर रेगुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इससे क्या होगा, मजबूर होकर सारी पार्टी जो है ऐसे तरीके ढूंढेगी जिससे लॉ को चीट कर सके। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करेगी कि वो लॉ को पास करे जिसको वो पसंद नहीं करती। दो ऐसे और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज किया जा सकता है। एक, लोग प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज पे, और इसको किया जा सकता है पिटीशंस, पब्लिसिटी और एजिटेशन के। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, यहाँ तक कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा फील करती हैं कि वो अपना पब्लिक सपोर्ट को खो देंगी अगर वो ये रिफॉर्म्स नहीं अपनाती हैं तो वो ज्यादा सीरियस हो जाती हैं रिफॉर्म्स को लेकर। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव कर सकती हैं अगर
जो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके थ्रू। क्वालिटी जो डेमोक्रेसी की है वो डिपेंड करती है कि कितनी हद तक पब्लिक पार्टिसिपेशन है। बहुत मुश्किल है रिफॉर्म करना पॉलिटिक्स को अगर ऑर्डिनरी सिटीजन जो है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेता या सिंपली बाहर खड़े होकर आलोचना करता है। जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की वो तभी सॉल्व हो सकती है जब ज्यादा से बेहतर पॉलिटिक्स होगी। और इसके लिए हम फिर वापस आएंगे, जो थीम है उसको वापस हम शुरू करेंगे फाइनल चैप्टर। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।